कई वर्षों से जलवायु परिवर्तन, गरीबी, युद्ध और उत्पीड़न धीरे धीरे दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। हालांकि आखिरकार मानवता को जो चीज नीचे लाती है वो है सभी प्रमुख शहरों पर एक रहस्यमय हमला जो बिजली ग्रिड को नष्ट कर देता है। जैसे ही अंधेरा छा जाता है, मनुष्य बड़ी संख्या में मरने लगते हैं। वैज्ञानिक इस घटना को ब्रेक कहते हैं। पहले पुरुष लड़ने के लिए बाहर निकलते हैं और अपना सब कुछ दे देते हैं, चाहे उनका कितना भी खून बहे। दुर्भाग्य से वे हार जाते हैं, इसलिए अब महिलाओं को तलवार उठानी होगी और लड़ना जारी रखना होगा। आधी रात में मैरी सैनिकों के एक समूह को हमला करने के लिए निर्देशित करती है, को रोशन करते हैं और दूर से चीखने की आवाज सुनी जा सकती है। युद्ध की पुकार लगाते हुए सभी लोग अपनी स्थिति में आ ब्रेकर्स के रूप में जाना जाता है टीम में प्रकट होते हैं। फ्लेयर्स, क्षेत्र, राक्षस जिन्हें कुछ विशाल भयानक। जब मानवता ने बर्फ पिघलाकर जंगलों को नष्ट कर दिया तो टाका खुल गया और सभी तोड़ने वाले बाहर आ गए। विला उबाऊ विवरण पढ़कर थक गई है और जॉन को तब तक टोकती रहती है जब तक वह उसे कोडियाक नामक योद्धा की कहानी नहीं सुना देता, जिसने अपनी कुल्हाड़ी के एक ही वार से 100 तोड़ने वालों को मार डाला था। मैरी भी विला को कहानियां सुनाती है, खासकर उन खूबसूरत फूलों और जानवरों का वर्णन करती है जिन्हें विला कभी नहीं देख पाए। बाद में उनकी इमारत हिलने लगती है और सैन्य ट्रक आकर घोषणा करते हैं कि खाली करने का समय हो गया है। इस बीच मैरी और जॉन विला का जन्मदिन मना रहे हैं। उसे एक अच्छा केक और 2 उपहार मिलते हैं, एक टोपी जो उसकी मां ने बुनी है और एक पड़ोसी द्वारा बनाया गया एक कुत्ता प्लशी जो अपनी कमाई पूर्व सैनिकों को दान करता है। अचानक एक सैनिक उनके दरवाजे पर दस्तक देता है और कहता है कि जाने का समय हो गया है। विला अपना सामान समेट रही है। जॉन भी ऐसा ही करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पुराने सामान के कारण उसका हिलना डुलना मुश्किल हो जाता है। मैरी उसकी मदद करती है और वे स्थिति पर चर्चा करते हैं। कुछ समय पहले मैरी और उसकी टीम ने टाका बंद कर दिया था, फिर भी तोड़ने वाले आते रहते हैं। मैरी का मानना है कि एक टाका बंद करने से दूसरी खुल जाती है। वे एक दूसरे के घाव के निशान देखते हैं और चुम्बन से पहले प्यार भरे शब्दों का आदान प्रदान करते हैं, जबकि विला उन्हें आंसू बहाते हुए देखती है। जब बिजली चली जाती है तो विला डर के मारे अपने माता पिता को गले लगाने दौड़ती है। बाद में मैरी अपने साथी सैनिकों के साथ मिल जाती है, जबकि जॉन और विला को नागरिकों के साथ यात्रा करनी पड़ती है। एक सैनिक जॉन के घाव के निशान देखता है और चिंतित होता है कि शायद वो युद्ध के दौरान संक्रमित हो गया है, लेकिन वो वादा करता है कि अगर उसमें कभी भी एक छोटा सा भी लक्षण दिखाई दिया तो वो खुद को मिटा देगा। पास ही ब्रेकर पहले से ही हमला कर रहे हैं और कई विस्फोट कर रहे हैं। यात्रा के दौरान सैनिक नागरिकों को बताते हैं कि ब्रेकर का संक्रमण कितना भयानक है और यह मानव शरीर को कैसे बदल देता है। यही कारण है कि संक्रमित लोगों को संकर कहा जाता है। भयभीत विला कोडियाक की कथा का विषय बदल देती है और प्रत्येक व्यक्ति ने कहानी के बारे में अलग अलग विवरण सुने हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि उसने 300 ब्रेकरों को मार डाला, दूसरों का मानना है कि उसकी मदद करने वाला एक पालतू भालू था। विला सोचती है कि कौन सा संस्करण सच है और जोना उसे आश्वस्त करती है कि जो मायने रखता है वो संदेश है। फिर वो सो जाती है। कुछ ही पल बाद विला गोलियों और चीख पुकार की आवाज से जाग जाती है। जॉन उसे चुप रहने के लिए कहता है और सभी नागरिक सैनिकों की लड़ाई और राक्षसों की धार सुनकर बस एक दूसरे को डर से देखते रह जाते हैं। उनकी रखवाली कर रही महिला उन्हें डिक्की में ही रहने को कहती है और लड़ाई में शामिल होने के लिए बाहर कूद जाती है। जल्द ही एक ब्रेकर ट्रक के पास आता है और सभी को लगता है कि अब उनका अंत हो गया, लेकिन वो जीव गाड़ी की जांच किए बिना ही आगे बढ़ता रहता है। अचानक एक विशाल पंजा ट्रक में घुस जाता है और एक महिला को बाहर निकालने से पहले उसे चाकू मार देता है। समूह तुरंत ट्रक से निकलकर सुरक्षित छिपने की जगह ढूंढता है। जॉन और विला एक ब्रेकर से घिर जाते हैं, इसलिए एक सैनिक उन पर गोलियां चलाता है। वो दूसरे राक्षस द्वारा पकड़ ली जाती है, लेकिन कम से कम पहले ब्रेकर का ध्यान भटक जाता है और जॉन उस छेद का इस्तेमाल करके उसे जमीन पर गिरा देता है। वे एक ट्रक के नीचे रेंगते हैं और अपने आसपास हो रही मौत और तबाही की आवाजें सुनते रहते हैं। जब एक ब्रेकर ट्रक को हिलाना शुरू करता है तो दोनों को भागना पड़ता है और सौभाग्य से उन्हें मां और उसके बच्चे के साथ छिपने के लिए एक और ट्रक मिल जाता है। अचानक एक ब्रेकर बच्चे को पैर से पकड़ने के लिए अंदर पहुंचता है और मां अपने प्यारे बच्चे को बचाने के लिए बेताब होकर बाहर भागती है। विला के रोने पर एक ब्रेकर ट्रक के नीचे देखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक सैनिक गोली चला देता है। उनके बीच थोड़ी झड़प होती है और सैनिक अपनी तलवार से राक्षस का सिर काटकर लड़ाई जीत जाती है। सिर को लात मारकर अलग करने के बाद सैनिक दोनों की जांच करती है और बताती है कि वो शादीशुदा है। वो उन्हें बाहर आने के लिए कहती है और विला ब्रेकर का शरीर जमीन पर तड़पता देखकर डर जाती है। मैरी अपनी टीम को आदेश देती है कि सभी को सड़क से हटाकर जंगल में ले जाएं क्योंकि वहां ज्यादा सुरक्षित है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, विला को कई इंसानों के शरीर और गंभीर रूप से घायल लोग दिखाई देते हैं। एक बूढ़े आदमी को संक्रमण हो गया है और एक सैनिक उसके साथ रहने का वादा करता है जब तक कि यह सब खत्म न हो जाए। कुछ ही मिनटों में उस आदमी की आंखों से खून बहने लगता है और उसकी नसें काली पड़ जाती है, इसलिए सैनिक उसे गोली मार देता है। जब समूह जंगल में पहुंचता है तो जॉन चिंतित हो जाता है क्योंकि वो मैरी के चेहरे पर थोड़ा खून देखता है, लेकिन ये सिर्फ इंसानों का खून है इसलिए वो ठीक है। तभी उन्हें और भी राक्षसों की आवाजें सुनाई देती है। मैरी विला से कहती है कि उसे लड़ाई में बने रहना होगा ताकि परिवार उसके बिना ही आगे बढ़ सके। विला रोते हुए कहती है कि उसे भी उसकी जरूरत है, लेकिन मैरी सभी नागरिकों को वहां से जाने के लिए कहती है और जॉन को विला को जबरदस्ती घसीटकर ले जाना पड़ता है। सैनिक फिर से इकट्ठा होते हैं और एक और लड़ाई के लिए आगे बढ़ते हैं। सुबह जॉन और विला किनारे पहुंचते हैं और जॉन एक नाव दिखाता है जिस पर वो और मैरी मछली पकड़ने जाते थे। वे अभी भी जंगल में लहरों और चीख पुकार की आवाजें सुन सकते हैं, इसलिए विला सोचती है कि उन्हें कुछ नागरिकों को अपने साथ ले जाना चाहिए। हालांकि जॉन ये दावा करते हुए नाव का इस्तेमाल करता है कि नाव बहुत छोटी है। तभी केविन नाम का एक आदमी उनके पास आता है और पूछता है कि क्या नाव उनकी है। जॉन कहता है कि नाव उनकी नहीं है और वे बस खाना ढूंढ रहे हैं। फिर केविन बंदूक निकालता है और जॉन को उसके झूठ के लिए फटकार लगाता है और उसे भी बचाने के लिए कहता है। जॉन बताता है कि नाव में पेट्रोल नहीं है और उसे एक कार से निकालना है, इसलिए केविन उसे वहां ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। विला को नाव के पास इंतजार करने के लिए कहने के बाद जॉन सड़क पर पड़ी एक खाली कार की तरफ चल देता है, जबकि केविन उस पर बंदूक तानता है। जॉन चाबियां ढूंढने का नाटक करता है और जेब से चाबियां निकालकर चाकू निकाल लेता है। किनारे पर विला का डर और भी बढ़ता जा रहा है।
क्योंकि उसके पिता बहुत देर कर रहे हैं और वह राक्षसों की आवाजें सुन रही है। शुक्र है, जॉन वापस आता है और उसे बताता है कि केविन भाग गया है, इसलिए वे नाव पर अकेले ही निकल पड़ते हैं। कुछ घंटों की नौकायन के बाद वे समुद्र के बीचों बीच एक द्वीप पर पहुंच जाते हैं। 1 साल बाद दोनों अभी भी द्वीप पर रह रहे हैं। विला एक पहाड़ी की चोटी पर बैठकर मुख्य भूमि पर लड़ाई के कारण हो रहे विस्फोटों को देख रही है। जब वो एक पक्षी को उड़ते हुए देखती है तो वो सावधानी से चट्टान से नीचे उतरती है और घोंसले से कुछ अंडे ले आती है, ये सुनिश्चित करते हुए कि कम से कम एक पीछे छूट जाए। बाद में वो घर जाती है जहां जॉन लकड़ी काट रहा होता है। जब वो सुनता है कि जाल में कोई जानवर नहीं है तो वो चिंतित हो जाता है, क्योंकि विला को प्रोटीन की जरूरत है। वो उसे अंडे दिखाती है और वो उसे अनावश्यक जोखिम उठाने के लिए डांटता है। विला ये साबित करना चाहती है कि वो भी उसके जितनी ही मजबूत है और कहती है कि उसे भी लकड़ी काटने की अनुमति दी जानी चाहिए। वास्तव में वो सोचती है कि वो कोडियाक की तरह कुल्हाड़ी चला सकती है। एक चकित जॉन उसे अपने सभी प्रशिक्षण का परिणाम दिखाने की चुनौती देता है, इसलिए विला उस पर अपनी लकड़ी की तलवार से हमला करती है। हर बार उसे रोकना जॉन के लिए आसान है और वो उसे दूर धकेलकर लड़ाई समाप्त करता है, ये कहते हुए कि उसे और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जब वो मुड़ता है तो विला उसे आश्चर्यचकित करने के लिए हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे फिर से रोक देता है और उसकी तलवार टूट जाती है। उस रात खाने से पहले विला एक कोडियाक द्वारा शक्तिशाली कुल्हाड़ी बनाने के लिए सही सामग्री इकट्ठा करने के बारे में सुनने के लिए कहती है। जॉन उसे जमीन पर सिलाई को टूटते हुए देखा था। वो पहला व्यक्ति था जिसने बताता है और कैसे। विला सोचती है कि क्या कोडियाक असल में उसके पिता है, लेकिन जॉन इस विचार का मजाक उड़ाता है और उसे कहानी को गंभीरता से लेने के लिए कहता है, क्योंकि वे आशा लेकर आते हैं। वो सोचता है कि एक दिन दुनिया में शांति होगी और वे आखिरकार मुख्य भूमि पर लौट आएंगे। कुछ समय बाद दोनों कुछ बारूदी सुरंगें खोदने के लिए समुद्र तट पर जाते हैं। दूरबीन की मदद से वे मुख्य भूमि पर ब्रेकर्स को देखते हैं और जॉन समझाता है कि इन जीवों की आंखें नहीं होती। उसका मानना है कि वे संकर जीवों को अपनी आंखों और कानों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। विला सोचती है कि इंसानों ने ऐसा क्या किया कि उन पर इस तरह हमला किया गया। इसलिए जॉन का मानना है कि ब्रेकर्स ने इंसानों को अपने घर पर आक्रमणकारी के रूप में देखा। अपना प्रशिक्षण जारी रखती है। जॉन द्वारा लकड़ी से बनाए गए एक बाधा कोर्स से गुजरकर जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, वो ब्रेकर से लड़ने के सही तरीकों के बारे में उससे सवाल पूछता रहता है। वो ये बताकर भी उसे चिंतित कर देता है कि राक्षस किस तरह उस पर हमला करने आ रहे हैं। विला कई बार फिसलती है, लेकिन हार नहीं मानती और अपनी लकड़ी की तलवार तक पहुंच जाती है। वो अपने पाठ दोहराते हुए राक्षसों को दर्शाने वाले थैलों पर हमला करना शुरू कर देती है। ब्रेकर्स का सिर काटकर मारना जरूरी है, लेकिन हाइब्रिड्स के लिए ये काफी नहीं है, जिनका दिमाग चकनाचूर हो जाना चाहिए। अपने आखिरी हमले में वो फिर से फिसल जाती है और दुर्भाग्य से समय पर कोर्स पूरा नहीं कर पाती। लेकिन जॉन कहता है कि उसने बहुत अच्छा किया। फिर भी प्रशिक्षण जारी रखने के दृढ़ संकल्प के साथ विला एक बार फिर कोर्स पूरा करना शुरू कर देती है। बाद में बगीचे में काम करते हुए जॉन जंगली स्ट्रॉबेरी देखकर चौंक जाता है। वो उन्हें तुरंत विला के पास ले जाता है, जिसने पहले कभी यह फल नहीं देखा था। विला एक स्ट्रॉबेरी चखती है और उसे उसका स्वाद बहुत पसंद आता है। जॉन उसे अपनी और मैरी की शादी के केक के बारे में बताता है, जिसमें स्ट्रॉबेरी और क्रीम थी। एक सुबह विला झरने से अपनी बोतलें भर रही होती है, तभी उसे अचानक समुद्र तट पर एक व्यक्ति दिखाई देता है। वो अपनी तलवार उठाने ही वाली होती है कि तभी उसे पता चलता है कि वो एक छोटी लड़की है। विली उसका ध्यान खींचने के लिए चिल्लाता है और लड़की उसकी ओर दौड़ने लगती है। तभी विला को दिमाग याद आ जाता है और वो जाल पर पैर रखने से ठीक पहले लड़की को रोकने के लिए आगे दौड़ती है। वे दोनों डर जाते हैं, लेकिन सावधानी से दूर हट जाते हैं और रोती हुई लड़की राहत की सांस लेते हुए विला को गले लगा लेती है। बाद में विला उस लड़की को एक गुप्त गुफा में ले जाती है, जहां वह कुछ सामान रखती है ताकि जब वो कुछ समय के लिए अपने पिता से दूर रहे। वो उसके साथ पानी में रहती है और उसे पता चलता है कि उसका नाम रोजी है। जब विलेन देखता है कि उसके माथे से खून बह रहा है, तो रोजी बताती है कि उसका सिर नाव से टकरा गया था। वो और उसका परिवार तट पर अपनी दादी के घर जा रहे थे, लेकिन लहरों ने उन पर हमला कर दिया और केवल रोजी ही बच पाए। विला उसे कुछ खाना देती है और कहती है कि उसे जाना होगा, लेकिन डरी हुई रोजी उसे थोड़ी देर और रुकने के लिए मना लेती है। जंगल से गुजरते हुए विली को उसके पीछे एक आवाज सुनाई देती है और उसकी मां को देखकर चौंक जाता है। मैरी उसे कसकर गले लगाती है और फिर उसे घसीट कर ले जाती है। कहती है कि उन्हें अभी जॉन को छोड़ देना चाहिए और विला को लड़ाई में शामिल होना चाहिए। अचानक मैरी की आंखों से खून बहने लगता है और विला चीखती है, लेकिन गुफा में उसकी नींद खुल जाती है। रोजी अभी भी सो रही होती है, इसलिए विला उसे आलीशान खिलौना छोड़कर अपने घर वापस भाग जाती है। जब विला अंदर आती है तो जॉन ये सोचकर बंदूक निकाल लेता है कि उस पर हमला हो रहा है। वो जल्दी से इसे दूर रख देता है जब वो विला को देखता है और व्यक्त करता है कि वो कितना चिंतित था, क्योंकि वो पूरे दिन बाहर रही थी। विला माफी मांगती है, लेकिन कुछ नहीं बताती। रोजी के बारे में उसे पता चलता है कि बंदूक केविन की है और जॉन समझाता है कि उसके पास उसे पीछे छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब वो पूछती है कि क्या सभी पुरुष बुरे हैं, जॉन कहता है कि वे नहीं है, महिलाएं भी संकर बन सकती हैं, ये सिर्फ कम संभावना है। फिर विला अपने पिता से पूछती है कि क्या वो सामान्य व्यक्ति को मार देगा, और जॉन स्वीकार करता है कि वो ऐसा करेगा यदि उन्होंने किसी भी तरह से विला या मैरी को धमकी दी। चुराने और रोजी को देने के लिए जॉन के सो जाने का इंतजार करती है। कुछ खाना। विला बताती है कि वो गुफा में नहीं रहती है, लेकिन वो ये भी दिखावा करती है कि वो द्वीप पर अकेली है। वो रोजी को एक किताब दिखाती है कि दुनिया कैसी दिखती है युद्ध के लिए, और कुछ जानवर हैं जिन्हें लड़कियां नहीं पहचानती है। फिर हालांकि रोजी को लगता है कि कोडियाक मर चुका है, वरना वो बाहर जाकर लड़ाइयां जीत रहा होता। विला बताती है कि नायकों को भी मदद की जरूरत होती है और वो कोडियाक द्वारा एक भयंकर लड़ाई जीतने के लिए टीम बनाने की कहानी सुनाने लगती है। जब एक सैनिक भयानक राक्षस में बदलने लगा तो टीम को हाइब्रिड के बारे में पता चला। गोलियों से कुछ नहीं हुआ, इसलिए कोडियाक ने अपने कर्तव्यों से उसे मार डाला। उसकी बदौलत अब इंसान जानते हैं कि हाइब्रिड का दिमाग चकनाचूर हो जाना चाहिए। क्या उसे सचमुच यकीन होगा कि कोडियाक बाहर लड़ रहा है और एक दिन इंसान युद्ध जीतेंगे? उसके जाने का समय हो गया है, इसलिए वो रोजी को यहीं रुकने के लिए कहती है और उसे जन्मदिन की टोपी देती है। अगले दिन प्रशिक्षण जारी रहता है। विला बिना किसी समस्या के कोर्स पूरा कर लेती है और जॉन से मुकाबला करती है, जो एक हाइब्रिड दुश्मन होने का नाटक करता है। वे इधर उधर भागते हैं और विला उसे चौंका देने की उम्मीद में एक पेड़ के पीछे छिप जाती है।
अचानक जॉन की आवाज बंद हो जाती है और विला को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो बाहर झांकती है और पाती है कि जॉन बेहोश हो गया है। वो दौड़कर उसके पास जाती है और उसे जगाने के लिए पानी देती है। बाद में वो उसे घर चलने में मदद करती है और विला को आखिरकार एहसास होता है कि जॉन खाना नहीं खा रहा है। वो जोर देकर कहता है कि जब तक मैरी उन्हें लेने नहीं आती तब तक उन्हें खाने का राशन देना होगा। लेकिन विला फंसी हुई महसूस करती है और कुछ न करने के बजाय दूसरी महिलाओं की लड़ाई में मदद करना चाहती है। जॉन उसे याद दिलाते हुए भड़क उठता है कि उसने 5 साल तक लड़ाई लड़ी है और मैरी अभी भी वहां है, इसलिए वे इसे कुछ नहीं कह सकते। अपनी बेटी पर भरोसा जताने के लिए जॉन विला को अपनी पुरानी तलवार दे देता है। अगले दिन विला जाल देखने का नाटक करती है, लेकिन असल में वो गुफा में लौट आती है। रोजी कहीं नहीं मिलती और विला का सामान नष्ट हो चुका होता है। अचानक अंधेरे में कोई हलचल होती है और विला उस आकृति का पीछा करती है जब तक उसे पता नहीं चल जाता कि यह रोजी है, जो एक भयानक संकर में बदल जाती है। ये संकर चीखती हुई विला का पीछा करना शुरू कर देता है, जो पानी पर फिसलकर गिर जाती है। अब संकर उस पर कूद सकता है, लेकिन जब वो उसे मारने ही वाला होता है तो जॉन आ जाता है और गोली चला देता है। गोलियों से कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए जॉन अपनी तलवार पकड़ लेता है और राक्षस से लड़ना शुरू कर देता है। कुछ जद्दोजहद के बाद वो हाइब्रिड के सिर पर वार करके उसे मार डालता है। विलर अपने पिता से मिलने दौड़ती है और टूट जाती है, इसलिए जॉन उसे जल्दी से दिलासा देता है और घोषणा करता है कि उन्हें वहां से निकलना होगा, क्योंकि हाइब्रिड ने पहले ही ब्रेकर्स को संकेत भेज दिया होगा। दोनों अपना सामान समेटते हैं और द्वीप के दूसरी ओर जाने लगते हैं, जहां उनकी नाव टकराती है। वे कुछ मिनट आराम करने के लिए जंगल में रुकते हैं और विला युद्ध से पहले की कहानी पूछती है। जॉन उसे बताता है कि उस समय कुछ गांवों पर हमले की अफवाहें पहले से ही फैली हुई थी, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की। शहर के लोग खुश थे और जॉन और मैरी अपनी नई शादी का आनंद ले रहे थे, खासकर जब गर्भवती हुई। उसी समय उन्हें दूर से कुछ धमाके सुनाई देते हैं, जिसका मतलब है कि ब्रेकर्स आ गए हैं। दोनों जितनी तेजी से भाग सकते हैं दौड़ते हैं, लेकिन जमीन पर फिशर के पास पहुंचने पर उन्हें धीमा करना पड़ता है। विला दूसरी तरफ पहुंचने के लिए सावधानी से एक पेड़ के पास से गुजरती है, लेकिन जब जॉन उसका पीछा करने ही वाला होता है तो रोजी का भाई हाइब्रिड के रूप में प्रकट होता है और उस पर हमला कर देता है। जॉन विला को रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो फिर से मछुआरे के रास्ते से गुजरती है और संकर को अपने पिता से दूर खींच लेती है। फिर वो तलवार से उस जीव का सिर काट देती है। फिर भी उसका शरीर हिलता रहता है और फिर से हमला करता है। यह विला को मछुआरे के ऊपर पेड़ पर वापस धकेल देता है और उसे नहीं पता कि वो कितनी देर तक टिक पाएगी। सौभाग्य से जॉन संकर के सिर पर पैर रखकर उसे कुचल देता है और शरीर तुरंत गिर जाता है। इसके बाद विला और जॉन दोनों मछुआरे के रास्ते से गुजरते हैं और सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। दूसरे जंगल से गुजरते हुए जॉन बेहोश हो जाता है। तभी उन्हें रोजी के पिता का संकर आता हुआ दिखाई देता है और विला चाहती है कि उसके पिता उसके साथ दौड़े, लेकिन जॉन इतना कमजोर है कि हिल नहीं पाता। विला अपनी तलवार निकालती है और अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करती है। जब संकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है तो वो उसे चकमा देती है और उसके सिर के ऊपर का हिस्सा काट देती है, जिससे उसका दिमाग बाहर गिर जाता है। अब वो जॉन को चलने में मदद कर सकती है। कुछ क्षण बाद समुद्र तट पर जॉन विला को नाव से जाने के लिए कहता है और बताता है कि संकर ने उसे संक्रमित कर दिया है। विला एक बार फिर टूट जाती है तो जॉन उसे कुछ हौसला देते हुए कहता है कि वो अपनी माँ की तरह एक योद्धा है। फिर विला रस्सी काट देती है, लेकिन नाव अपने आप नहीं फिसलती, इसलिए उसे धकेलने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है। वो उसे थोड़ा नीचे तो ले आती है, लेकिन वो पानी तक पहुंचने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होती। जैसे ही जॉन की आंखों से खून बहने लगता है, विला अपनी तलवार निकालकर लड़ने का फैसला करती है। उसी समय मैरी और उसके सैनिक आखिरकार अपनी नावों पर पहुंच जाते हैं। लहरें पहाड़ियों से नीचे आ रही है, इसलिए पूरा परिवार अंतिम युद्ध के लिए अपने हथियार तैयार कर लेता है। सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप ऐसे और वीडियो देख सकें। देखने के लिए शुक्रिया।